So as we say, critical to being a leader is self-awareness. So College Dunia have introduced the initiative of Thoughts on Education, where we persuade the thoughts of education and institute to the fellow audience and be a voice. For the purpose today, we have here with us Dr. Akhilesh Kumar Singh, the Dean of Research and Development and the Dean of Ayurveda at SAMS Global University. Sir, it's very welcoming of you to be here. Thank you. So the very first question from you is, you have held a very key position in the Education Institute throughout the professional career. What is your key factor that keep you connected with the education sector? There are several key factors that keep us connected with the education sector because just education leads to the society. हम जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को देते हैं वो कहीं ना कहीं उसका फायदा सोसाइटी को मिलना चाहिए। जैसे आयुर्वेद की बात करें तो हम आयुर्वेद में बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसका सीधा बेनिफिशियरी सोसाइटी होता है। जैसे कोविड के काल में हमने बहुत सारे काढ़े बनाए, बहुत सारी चीजें हमने अपने बच्चों के माध्यम से सोसाइटी तक पहुंचाई, जिससे न केवल सोसाइटी की इम्यूनिटी बढ़ी बल्कि हमारे छात्रों को एक अप्लाइड चीज सीखने को भी मिला, जानने को भी मिला। वैसे ही हम शोध के अंतर्गत अपने बच्चों को ऐसे शोध के विषय देते हैं जो कि सोसाइटी की समस्याओं को एड्रेस कर सके, जिससे उनकी डे टू डे लाइफ को बेटर बनाया जा सके। और वैसे भी शैक्षणिक संस्थानों का यही दायित्व है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के उत्पाद, इस तरह की नवाचार हो, इस तरह के शोध हो, जिससे समाज को अल्टीमेटली उसका फायदा मिले। So the next question we would have is, being the Dean of Research and Development, what is your philosophy of leadership and how would you describe the leadership style? I think leadership quality and leadership style, it's very simple. मैं तो बहुत ही साधारण तरीके से चीजों को लीड करता हूँ। मैं अपनी टीम पे भरोसा करता हूँ, टीम को फ्री हैंड देता हूँ, अपने आयुर्वेद के छात्रों को, अपने आयुर्वेद की फैकल्टीज को मैं सोचने का, समझने का, समाज की समस्याओं का आकलन करने का पूरा मौका देता हूं और उन समस्याओं के निमित्त जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में चीजें लिखी हुई हैं, उसको किस तरह से अप्लाइड तरीके से ग्रूम करके हम सोसाइटी के पास लेके जाएं या जो रिमोट बेनिफिशियरी है उसके पास लेके जाएं, इस तरह की हम पूरी छूट अपनी फैकल्टीज को देते हैं, जिससे उनके सोचने का जो होराइजन है वो बहुत विस्तार के साथ होता है। ठीक वैसे ही शोध में हम अपने छात्रों से बार बार उनको मोटिवेट करते हैं कि शोध का डायमेंशन ही तब खड़ा होता है जब सोचने की जो विचारधारा है, जो सोचने का डायमेंशन है, जो डाइवर्जेंट सोच है, वो आदत उनके अंदर आएगी। जब तक उनके सोच की दिशा में विस्तार नहीं होगा तब तक उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ सकती। तो यही जो मेरे अंदर की क्वालिटी, जो मेरी लीडरशिप है, वो सबको ग्रूम करके, सबको उत्साहित करके, सबको साथ लेकर के और सबको करने और सोचने की आजादी देके आगे बढ़ना है। This is a simple leadership that I follow in my life. Okay. So, being the Dean of Ayurveda at SAMS Global, how do you strategize about the key programs and plans for the administration of the university? Yes, very good question. This is actually जो भी विश्वविद्यालय एक स्ट्रेटेजी बनाता है, ये जो हमारा पूरा देश एक स्ट्रेटेजी बनाता है, हमारे देश और हमारे विश्वविद्यालय के कुछ थर्स्ट एरियाज होते हैं। यदि हम आयुर्वेद के क्षेत्र में बात करें, सेहत के क्षेत्र में बात करें, तो जैसे हमारे देश में एनीमिया, जैसे हमारे देश में कुपोषण, ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए थर्स्ट एरिया है। तो हम अपने शास्त्रों से उन अमूल चूक और उन नोवेल चीजों को निकालते हैं जिससे इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। ऐसे ही शोध के क्षेत्र में हमारे देश के बहुत सारे और हमारे विश्वविद्यालय के, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे है, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पे है, वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेशन पे है, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकें। वैसे योग के क्षेत्र में कैसे हम थेरेप्यूटिक योगा को, क्लासिकल योगा को साथ लेकर के थेरेप्यूटिक योगा को इवॉल्व करें। ऐसे तमाम शोध के क्षेत्र में भी अलग अलग विषयों में बहुत सारे ऐसे नवाचार हैं जो कि हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे देश का, हमारे समाज की थर्स्ट एरिया है। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, थर्स्ट एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से विषय हमें सबसे प्रधानता के साथ अभी देखे जाने चाहिए।
फर्स्ट इश्यूज को निकालते हैं और उसके बाद उसकी जो प्लानिंग, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो भी समाधान हमारे शास्त्रों में मौजूद है, जो भी समाधान हमारे रिसर्च की टेक्स्ट में मौजूद है, या जो भी समाधान हमारे पूर्व के शोधकर्ताओं ने हमें दिया है, जो लीड दिया है, उसे आगे कैसे लेके जाना है, तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी थर्स्ट एरिया या हमारे पॉइंट ऑफ फोकस पे निर्भर करती है। Sir, as it is critically visible that education system in India and other foreign countries are structured very differently. So in your experience, what can the inbound student gain from studying here in your institute? देखिए, भारत तो वो देश है जो गुरुकुल परंपरा से निकला हुआ देश है। आज हम निश्चित रूप से NEP 2020 और इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज एक बात मैं अपने बच्चों से जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश ने NEP 2020 ने इस बात को स्वीकार किया। NEP 2020 की शुरुआत ही गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के मजबूतियों के साथ हुई। यानी आज हमारा देश ये स्वीकार कर रहा है कि हमारी जो पुरातन शिक्षा प्रणाली थी वो सबसे मजबूत और सबसे सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली थी। हम विश्वविद्यालय में NEP 2020 के आने के पहले से ही हमने जिस शिक्षा प्रणाली को अपनाया है वो निश्चित तौर पे इंडिक जो नॉलेज सिस्टम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा से उद्भूत जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही है उसको हमने अपने कर्नल, अपने कोर लाइन में रखा है। निश्चित रूप से आधुनिक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हमने अपने साथ एकोमोडेट किया है, लेकिन हमारी जो कर्नल है, जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारा मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, जो हमारी वैदिक प्रणाली रही है, हमने उन सजीवताओं को अपने साथ बचाते हुए, उनको अपने साथ लेते हुए आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लिया है। इसलिए भारत में शिक्षा का प्रणाली कैसी हो, इसको हमें विदेशों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत स्वयं में एक ऐसा देश है जहाँ की अपनी शिक्षा प्रणाली है। हम अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से, अपनी एग्रीकल्चर की नीड्स के हिसाब से, अपने क्लाइमेटिक नीड्स के हिसाब से, अपने जल संसाधनों की नीड के हिसाब से, हम अपनी भूगर्भ संपदाओं की नीड के हिसाब से, हम अपनी खनिजों की नीड के हिसाब से, और हम अपने योग और आयुर्वेद शास्त्र की नीड के हिसाब से हम अपनी टीचिंग को करते हैं, न कि हम विदेशों से। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो हमारी टीचिंग है, जो हमारी पद्धतियां हैं सिखाने की, हमारे विश्वविद्यालय की जो भारतीय ज्ञान परंपरा की है, वो वैश्विक स्तर पर भी पूरी तरह से लागू हो रही है और सफल रही है, और पूरा दुनिया हमारी ज्ञान परंपरा का कायल रहा है। इसलिए हमने जो शिक्षा प्रणाली अपनाई है वो इंडिक सेंट्रिक शिक्षा प्रणाली है, जिसमें हमने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, आधुनिक ज्ञान परंपराओं का भी समावेश किया है। इसलिए ये एक समावेशी, इंक्लूसिव हमारी जो प्रणाली है, दिस इज ए इंक्लूसिव प्रणाली, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय ज्ञान परंपरा इसकी लाइफलाइन। Sir, please share the insights of how you, SAMS Global and you as a dean make this college more welcoming to the students of different races and economic backgrounds. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण और आज के समय के लिए ये बहुत ही सारगर्भित सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों के लिए वेलकमिंग होना। हम पहले के भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले कुलगुरु होते थे। आज भी वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाता है। कुल माने परिवार या मुखिया होता है। सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय अपने मुखिया के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने विद्यार्थियों को एक परिवार का, अपने एक कुल का हिस्सा मानता है। इसलिए विद्यार्थी जब अपना पहला कदम हमारे विश्वविद्यालय में रखता है, उस दिन से वो हमारे परिवार का हिस्सा होता है, वो हमारे लिए विद्यार्थी नहीं होता। तो हम डे वन से अपने विद्यार्थी को अपने परिवार का हिस्सा समझ करके उसको ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा हम अपने विद्यार्थी को मेंटर के रूप में, टीजीज के रूप में हम अपने शिक्षकों को देते हैं, जो न केवल हमारे विद्यार्थियों की विषय से संबंधित, सिलेबस से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि उनकी किसी भी प्रकार की शिक्षा में आ रही बाधा या उनकी कोई भी मानसिक तनाव है, कोई भी घरेलू परेशानी है, हम पूरी तरीके से होलिस्टिक तरीके से विद्यार्थी को कवर करते हैं, विद्यार्थी की समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि विद्यार्थी हमारा केवल और केवल एक शिक्षा को लेने का एक एंटिटी नहीं है, बल्कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, जिसको हम न केवल यहाँ प्रवेश से लेकर के हम उसके रोजगार को, फ्रॉम एडमिशन अप टू द अपॉइंटमेंट टू और प्लेसमेंट सेल, हम उसकी पूरी इंटायर, केवल उस क्लास को पास होने की नहीं, हम उसके पूरे कैरियर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं और एश्योर करने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं
कि सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय आउटस्टैंडिंग भूमिका निभा रहा है अपने विश्वविद्यालय के अपने विद्यार्थियों को वेलकमिंग बनाने में। यहाँ आकर के विद्यार्थी को किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होता। हमारा विद्यार्थी घर कम वक्त रहना चाहता है, विश्वविद्यालय में ज्यादा वक्त रहना चाहता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग बहुत वेलकमिंग तरीके से विद्यार्थी को अपना एक इसेंशियल पार्ट मान करके उसके पूरे कैरियर को संरक्षित करने का काम करते हैं, बल्कि पूरे कैरियर को संवर्धित भी करते हैं, एश्योर भी करते हैं। So, what do you see as the greatest strength of Ayurvedic branch, and what do you see as the biggest challenges towards the higher education of the particular branch? जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, किसी भी विषय को उस विषय में लय होकर के पढ़ना और समझना, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम अपने विद्यार्थियों को जब आयुर्वेद पढ़ाते हैं तो आयुर्वेद पुरातन काल ईसा से 5000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ विज्ञान है, किंतु जब हम अपने विद्यार्थी को कोई चीज पढ़ाते हैं तो हम उसको उस कालखंड के परिस्थितियों का विचार करते हुए, उस समय की भाषा और संस्कृतियों का विचार करते हुए उस पाठ्य को पढ़ाते हैं, ताकि वो उस समकालीन विषयों को ग्रहण करते समय उस काल, उस परिस्थितियों के सम्यक परिस्थितियों का ज्ञान कर सके। तभी उस विषयों को वो सम्यक तरीके से ग्रहण कर पाएगा, और जब सम्यक तरीके से ग्रहण कर पाएगा तभी वो सोसाइटी में उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा। ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम आयुर्वेद में बच्चों को यदि पढ़ाते हैं तो उनको आयुर्वेद का बना के पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हम मॉडर्न के माइंडसेट को, चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ करके बच्चा आता है, फिर जब हम संस्कृत में आयुर्वेद पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी की निगाह से संस्कृत को नहीं देखता, बायोलॉजी की, फिजिक्स की निगाह से आयुर्वेद के विज्ञान को नहीं देखता, बल्कि वो एक आयुर्वेद की निगाह से, एक संस्कृतज्ञ की निगाह से, एक इंडिक नॉलेज सिस्टम का एक पुरोधा, एक ध्वजवाहक होने की निगाह से उसको देखता है। इसलिए वो उसके पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ उसको सीखता है, और जब वो इतने उच्च आत्मविश्वास के साथ पास आउट होता है तो उस अपने आत्मविश्वास को वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आता है, जिससे अल्टीमेटली सोसाइटी बेनिफिशियल होती है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। जब हम एक रिसर्चर को रिसर्च की बात कहने को करते हैं तो हम उस रिसर्चर को उस विषय की तमाम बारीकियों के साथ रूबरू कराते हैं, जिससे उस विषय को वह जीता है, उस विषय को वह समझता है, उस विषय में वह सांस लेता है, उस विषय में वह सोता है, उठता है, बैठता है। जब वो अपने विषयों के साथ साथ में हो जाता है तो उस विषय के गैप्स को आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम शोध की भाषा में रिसर्च गैप कहते हैं। और जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तब उस रिसर्च प्रॉब्लम को एक स्ट्रेटेजी बना करके एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी की स्ट्रेंथ यही है कि हम ओरिजिनल हैबिटेट में उस व्यक्ति को ले जा करके वहां से उसकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल होता है, विषयों को बारीकी से समझ सकता है। जहां तक आपने चैलेंजेस की बात कही, बिल्कुल सही बात है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज जो विद्यार्थी आता है वो तमाम चुनौतियों के साथ आता है। हमें ये सब करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, इसलिए हमारे सीट्स की भी एक क्षमता होती है, हमारी सीट के भी एक दायरे हैं, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं इन सीमित, हमारे पास चूंकि हर जगह एक नियम होता है, सीट्स की बाउंडेशन है, और हमारी सीट्स निश्चित तौर पे सबसे पहले फिल हो जाती हैं। इसलिए हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि जो बहुत ईगर है, जो वाकई में अपने कैरियर को बनाना चाहता है, वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी यहाँ पे प्रवेश पा सकता है, जितनी जल्दी अपनी क्षमताओं के साथ हमारे विश्वविद्यालय के गेट की प्रीमाइसेस के अंदर घुस सकता है, वो इतनी जल्दी घुसे। क्योंकि हमारे पास भी हम जो देने की सीट्स है, रेगुलेटरी कमीशन के कारण हमारे पास सीट्स की लिमिटेशन है, और सीट्स पहले भरने के कारण हम उससे ज्यादा बच्चों को नहीं दे सकते। इसलिए जो छूट जाते हैं उनको हम समाज का हिस्सा मानते हैं, और हम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से समाज की बेनिफिट के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। इसलिए हमारा विद्यार्थियों से आग्रह है कि जितनी जल्दी आप अपने प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम लोग देखने में आता है, क्योंकि बच्चे बाद में रिक्वेस्ट करते रहते हैं और सीट फुल हो जाने के कारण हम बहुत ज्यादा बच्चे को नियम के अनुसार नहीं ले सकते। Sir, it's very grateful of you to share the insights about the college and the branch. So, what are the suggestions you would like to give to the current youth and aspiring students? हम अपने विद्यार्थियों के लिए बस एक ही संदेश देना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन आप अपनी शिक्षा को,
अपनी पढ़ाई को इंजॉय करने लगोगे, जिस दिन आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा, आप समझ लो आपके जीवन के बनने का वो पहला दिन होगा। जिस दिन आप पढ़ने के बाद ये कहो कि मैंने आज पढ़ाई की है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूं, आप समझो आप अपने कैरियर को मजबूती से बढ़ाने की दिशा में वो पहला कदम होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक ऐसी अभिरुचि पैदा करिए अपने अंदर जिससे पढ़ने के साथ आप अपने आप को और आनंदित महसूस कर सकें। पढ़ने के बाद यदि आप बोझिल होते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, कहीं ना कहीं शिक्षा को आप जिस प्रकार से ले रहे हैं उसमें कमी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से, जिस भी डिसिप्लिन के हों, आप जिस भी डिसिप्लिन के हों, आप सबसे एक ही अनुग्रह, एक ही आग्रह कि आप अपनी विद्या को, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना सीखिए, और जिस दिन आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा उस दिन आपके सुखमय भविष्य को कोई रोक नहीं सकता। आपका भविष्य निश्चित तौर पे उज्जवल होगा। Thank you so much, sir.